गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम बीए पार्ट फर्स्ट का सेकंड पेपर भारतीय समाज का अध्ययन कर रहे हैं। तो आज हम सबसे पहले इसका फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, भारतीय समाज। भारतीय समाज की विशेषताएं कौन कौन सी हैं, इसकी विविधताएं क्या क्या हैं, और अंत में पढ़ेंगे विविधता में एकता क्या क्या है। तो भारतीय समाज के बारे में हम थोड़ा समझ लेते हैं। भारतीय समाज की संस्कृति बहुत ही विलक्षण है, साथ साथ बहुत ही पुरानी और गौरवमयी भी है। ये बहुत ही हजारों सालों से जो है अक्षुण्ण बनी हुई है। आज इन संस्कृतियों का जो गौरवमयी गाथा और पुस्तकीय ज्ञान है वो सिर्फ अवशेष के रूप में ही रह गया है, जबकि भारतीय समाज की संस्कृति केवल भारतवर्ष में जीवित है, बल्कि भारत के बाहर भी, जैसे साइबेरिया से सिंघल तक, ईरान और अफ़गानिस्तान से प्रशांत महासागर के बोर्नियो बाली के द्वीपों तक, उसके विशाल भूभाग पर भी अपनी अमिट छाप छोड़े हुए है। ऐसे गौरव में भारतीय समाज व्यवस्था एवं संस्कृति को अच्छी तरह जानने के लिए ज़रूरी है कि उसकी विशेषताएं कौन कौन सी हैं, उनको हम समझें। भारत की विशेषताओं के संबंध में एक समाजशास्त्री दुबे हैं, उन्होंने लिखा है कि भारत के संबंध में जिस एक लक्षण पर अक्सर ध्यान जाता है वह है इसकी एकता में विविधता। अगर हम भारत समाज के समाजशास्त्री दृष्टिकोण से समझना चाहते हैं तो हमें इसकी सांस्कृतिक और संजातीय विविधताओं का बहुत गहराई से अध्ययन करना होगा। ऐतिहासिक अंतर स्थापित विविधताएं जैसे भाषा, जाति, धार्मिक विश्वास, सांस्कृतिक प्रतिमानों के संबंध में हम इसके अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हमें उस समाज की जो है संस्कृति, इतिहास, आध्यात्मिकता, सहिष्णुता, धार्मिकता, ग्रहणशीलता, परिवार आदि विशेषताओं और व्यवस्थाओं का अध्ययन करना चाहिए। इसके बाद हमें समाज की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक अंतर स्थापित विविधताएं जैसे भाषा, संस्कृति, संस्तरण, धार्मिक विश्वास एवं व्यवहार एवं सांस्कृतिक प्रतिमानों का क्रमबद्ध और व्यवस्थित ज्ञान प्राप्त करना अपेक्षित है। इन्हीं महत्वपूर्ण बिंदुओं के संदर्भ में हम यहाँ इसकी प्रमुख विशेषताओं का अध्ययन करेंगे, जो निम्नलिखित हैं। पहली विशेषता है प्राचीनता एवं स्थायित्व। भारतीय संस्कृति एवं समाज व्यवस्था विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में गिनी जाती है। इसका स्थायित्व आज भी स्पष्ट रूप से देखा जाता है। अन्य संस्कृतियां जैसे मिस्र, असीरिया, बेबीलोनिया, क्रीट, यूनानी आदि काल के प्रभाव में न जाने कहाँ गायब हो गई, विलीन हो गई, जिनके अवशेष ही बाकी रह गए हैं। रोमन और यूनानी धर्मों का आज कोई अनुयायी नहीं है। मिस्र की प्राचीन संस्कृति में गगनचुंबी पिरामिडों का निर्माण, पितरों की मूर्ति निर्माण आज इतिहास की बातें रह गई हैं, किंतु भारत की प्राचीन संस्कृति आज भी अनुप्राणित है। आज भी हम वैदिक धर्मों का निर्वाह करते हैं। यज्ञ, हवन और वैदिक मंत्रों का उच्चारण विवाह आदि के अवसर पर पूर्ण श्रद्धा के साथ करते हैं। भारतीय समाज में गांव, पंचायत आदि, जाति प्रथा, संयुक्त परिवार आदि प्रणालियाँ वर्तमान समय में भी विद्यमान हैं। इसके बाद हम अध्ययन करेंगे आध्यात्मिकता, जो भारतीय समाज की दूसरी विशेषता है। धर्म और आध्यात्मिकता भारतीय समाज की आत्मा है। भारतीय समाज में सांसारिक भोग, लिप्सा को जीवन का ध्येय कभी नहीं माना गया है। आत्मा और ईश्वर के महत्व को सदैव ही स्वीकार किया गया है और आध्यात्मिकता को सर्वोपरि आनंद माना गया है। इस रूप में यह आस्तिक संस्कृति वाला समाज है। तीसरी विशेषता है सहिष्णुता। भारतीय समाज में सभी धर्मों, जातियों, प्रजातियों, संप्रदायों के प्रति परस्पर सहिष्णुता और सम्मान पाया जाता है। किसी के प्रति कोई द्वेषभाव नहीं है। यह विचार जो है सहिष्णुता की पराकाष्ठा है। भारतीयों का यह विश्वास है कि ईश्वर एक अव्यक्त, सर्वशक्तिमान, अचिंत्य सत्ता है और विविध उपासनाएं उस तक पहुंचने का मार्ग होती हैं। चौथी विशेषता है अनुकूलनशीलता। अनुकूलनशीलता से तात्पर्य स्वयं को परिस्थितियों के अनुकूल बनाना है। भारतीय समाज में सदैव परिस्थितियों के अनुसार सामंजस्य किया है। परिस्थितियों में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। जैसे वैदिक युग में धर्म यज्ञ प्रधान था,
जबकि आज भक्ति का प्राधान्य है। लेकिन अनुकूलन की प्रवृत्ति के कारण ही भारतीय समाज का स्वरूप बिगड़ा नहीं है, बदल अवश्य गया है। हमारे आचार विचार, परिवार, जाति, धर्म, संस्थाएं आदि समय के साथ स्वयं परिवर्तित हो रहे हैं। इसके बाद हम भारतीय समाज की नेक्स्ट विशेषता आती है सर्वांगीणता। सर्वांगीण विकास का लक्ष्य यही लोक और परलोक दोनों प्रकार की उन्नति करना है। भारतीय समाज में शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक तीनों प्रकार की शक्तियों पर बल दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट विशेषता आती है ग्रहणशीलता। ग्रहणशीलता से तात्पर्य है कि भारतीय समाज सभी नवीन तत्वों को अपने में समाहित करके उनसे एकाकार कर लेता है। यदि ग्रहणशीलता की प्रवृत्ति इस समाज में न होती तो यह भी बहुत पहले अन्य समाजों और अन्य संस्कृतियों की भांति विलुप्त हो गया होता। शक, हूण, मंगोल, तुर्क यहाँ काफ़ी समय तक झगड़ते रहे, अंत में भारतीयों में ही घुल मिल गए। उन्होंने यहाँ की भाषा, धर्म, रीति नीति को भी अपना लिया। इसके बाद नेक्स्ट विशेषता आती है धार्मिकता। भारतीय समाज पर वेद, उपनिषद, पुराण, महाभारत, गीता, कुरान, बाइबल आदि का अत्यधिक गहरा प्रभाव परिलक्षित होता है, जिसने यहाँ के लोगों को त्याग, तप, संयम, नियम और आशावादिता की शिक्षा दी है। इसके बाद नेक्स्ट विशेषता आती है भारतीय समाज की वर्णाश्रम। भारतीय समाज में श्रम विभाजन हेतु समाज को 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इसमें विभाजित कर दिया है। प्रत्येक वर्ण के कार्य भी अलग अलग बताए गए हैं। ब्राह्मणों का कार्य अध्ययन अध्यापन करना, क्षत्रियों का कार्य होता है शक्ति से संबंधित और राज्य की रक्षा करना, वैश्य का कार्य भरण पोषण और अर्थव्यवस्था से संबंधित, और शूद्रों का कार्य होता है सभी वर्णों की सेवा करना। सभी वर्णों के अधिकार और कर्तव्य बटे हुए हैं जिससे इनमें समन्वय बना रहता है। इसके बाद आता है आश्रम व्यवस्था। भारतीय विचारकों ने मनुष्य की आयु 100 वर्ष मानकर उसे 4 समान भागों में विभाजित कर दिया है, जो 4 आश्रम कहलाते हैं: ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। ये चारों आश्रम व्यक्ति के मानसिक, आध्यात्मिक विकास को प्रकट करते हैं। इनका उद्देश्य चारों पुरुषार्थ यानी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की पूर्ति करना है। नेक्स्ट विशेषता है पुरुषार्थ। पुरुषार्थ भी भारतीय समाज की विशेषता है। पुरुषार्थ सिद्धांत में व्यक्ति के जीवन के 4 आधार माने गए हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। यही पुरुषार्थ हैं। धर्म नैतिक दायित्वों के निर्वाह से संबंधित है। अर्थ में वे सभी साधन आ जाते हैं जो व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। काम जीवन के आनंद से संबंधित है और मोक्ष तीनों पुरुषार्थों के बाद आता है, जिसका अर्थ है पूर्ण तुष्टि। इसमें व्यक्ति जीवन मरण के बंधन से मुक्त होकर परमानंद की प्राप्ति करता है। इसके बाद नेक्स्ट भारतीय समाज की विशेषता आती है कर्म एवं पुनर्जन्म का सिद्धांत। भारतीय समाज कर्म प्रधान है। अच्छे कर्म करने पर अच्छा फल प्राप्त होता है, बुरे कर्म करने पर बुरा फल मिलता है, इसलिए व्यक्ति को सत्कर्म करने चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट विशेषता आती है ऋण तथा यज्ञ। हिंदू जीवन व्यवस्था में व्यक्ति पर 5 प्रकार के ऋण माने गए हैं: देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण, अतिथि ऋण और निरे ऋण। मनुष्य अपने दायित्वों को भलीभांति निर्वाह करके इन ऋणों से मुक्ति पा सकता है। इन 5 से मुक्ति के लिए 5 प्रकार के यज्ञ की व्यवस्था की गई है, जिससे संबंधित यज्ञ करके व्यक्ति अपने ऋणों से उऋण हो सकता है। इसके बाद नेक्स्ट विशेषता आती है भारतीय समाज की संस्कार। भारतीय समाज में व्यक्ति को सामाजिक प्राणी बनने और उसके व्यक्तित्व का चतुर्मुखी विकास करने के उद्देश्य से 16 संस्कारों की व्यवस्था की गई है। उनका उद्देश्य समय समय पर व्यक्ति का परिष्कार करना, उसे अपने पारिवारिक और सामाजिक कर्तव्यों का ज्ञान कराना होता है। ये संस्कार हैं क्रम से गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोन्नयन, जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकरण, कर्णवेद, विद्यारंभ, उपनयन, वेदारंभ, केशांत या गोदान, समावर्तन, विवाह एवं अंत्येष्टि, जो व्यक्ति के जन्म से पूर्व से प्रारंभ होकर मरणोपरांत तक चलते रहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट विशेषता आती है भारतीय समाज की जाति व्यवस्था। भारतीय समाज वर्ण एवं जातियों से में विभक्त है। प्रत्येक के अपने अपने व्यवसाय, रीति रिवाज, रहन सहन के तरीके और कर्तव्य निश्चित हैं। जाति व्यवस्था के निश्चित प्रतिबंध और विशेष अधिकार हैं। इसमें जाति पंचायतें होती हैं, विवाह संबंध आदि के अलग अलग तरीके हैं, जिनका उल्लंघन करने पर दंड की व्यवस्था की गई है। जाति व्यवस्था भारतीयों के जीवन को अनेक रूपों में प्रभावित करती है।
यह जाति व्यवस्था भारतीय समाज का प्रमुख लक्षण माना जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट विशेषता आती है भारतीय समाज की संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार भी भारतीय समाज की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। संयुक्त परिवार से तात्पर्य उस परिवार से है जिसमें 3 या 4 या अधिक पीढ़ियों के सदस्य एक साथ निवास करते हैं और घर के सबसे बड़े सदस्य यानी मुखिया के अंडर में रहते हैं। संपत्ति पर सभी का समान अधिकार होता है। प्राचीन समय में जब अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित थी तब संयुक्त परिवारों का महत्व अधिक था। आज इस व्यवस्था में परिस्थितियों के परिणाम स्वरूप परिवर्तन आ रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट विशेषता आती है भारतीय समाज की विविधता में एकता। इसका तात्पर्य है कि भारतवर्ष एक विशाल देश है। कश्मीर से कन्याकुमारी यहाँ तक के भाषाएं, धर्म, व्यवसाय, रीति रिवाज, रहन सहन, जनसंख्या, भौगोलिक पर्यावरण आदि के आधार पर अनेक विभिन्नताएं दिखाई देती हैं, लेकिन विविधताओं के बाद भी संपूर्ण भारतीय समाज एक है, जिसके कारण ही आज भी ये जीवित है। इसके बाद हम अध्ययन करेंगे भारतीय समाज की कुछ प्रमुख विविधताओं का, जिनको मैं प्रमुख बिंदुओं के अंतर्गत आपको बता देती हूँ। पहली है भारतीय समाज की प्रमुख विविधता भौगोलिक विविधता, दूसरी है प्रजातीय विविधता, तीसरी है संजातीय विविधता, चौथी जनजातीय विविधता, पाँचवीं है सामाजिक विविधता, 6 है अभिजात एवं जनसाधारण, 7वीं है भाषाई विविधता, 8वीं है जातीय विविधता और 9 है धार्मिक विविधता और 10 है धार्मिक विश्वास और व्यवहार, 11वीं है सांस्कृतिक प्रतिमान। इसके बाद हम अध्ययन करेंगे कि भारतीय जो समाज है उसमें ये सभी विविधताएं हैं, इनमें एकता किस प्रकार है। तो इसके लिए हमें भारतीय समाज की जो है विविधता में एकता जो टॉपिक है इसका थोड़ा विस्तृत उल्लेख करना होगा। तो उसके लिए हमें उसकी विविधताओं को थोड़ा व्याख्या करनी होगी, जिनमें सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि भारतीय समाज का जो पहली विविधता है भौगोलिक विविधता। भौगोलिक दृष्टि से भारत अनेक विविधताओं वाला देश है जो दक्षिण से उत्तर तक 3200 किलोमीटर तक फैला हुआ है। इसकी उत्पत्ति भारत की महान नदी सिंधु के नाम से मानी जाती है। कुछ विद्वान भारत खंड के नाम से भी इसकी उत्पत्ति बताते हैं, जबकि कुछ स्रोत इसे जम्बूद्वीप के नाम से अभिहित करते हैं, जो 7 द्वीपों में से एक था। आज भी पंडित जन अपने मंत्रों में जम्बूद्वीपे, आर्यवर्ते, भारतखंडे जैसे संबोधन करते हुए सुनाई पड़ जाते हैं। एक पौराणिक मान्यता के अनुसार राजा दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पर इस देश का नाम भारत माना जाता है। भौगोलिक दृष्टि से भारत जो है 5 भागों में विभक्त किया गया है, जिनमें पहला है उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। भारत के उत्तर में हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियां हैं जिन पर बर्फ जमी रहती है। दूसरा भाग है गंगा सिंधु का मैदान। हिमालय से गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र नदियों की उत्पत्ति हुई है। इस क्षेत्र में अनेक जड़ी बूटियां, प्रचुर खाद्य पदार्थ पाए जाते हैं। नेक्स्ट है इसमें तीसरा उपबिंदु दक्षिण का पठार। भारत का दक्षिणी भाग 3 ओर से समुद्र से घिरा है। इस प्रदेश में अनेक बहुमूल्य धातुएं प्रकृति द्वारा बिखरी पड़ी हैं। द्रविड़ सभ्यता का यहाँ प्रधानता रही है। अनेक जनजातियाँ जैसे चेंचू, इरुला, कदार आदि यहाँ पर रहती हैं। यहाँ की मुख्य उपज जो है कपास है। वास्तव में भारतीय प्रायद्वीप एक पठारी प्रदेश है। नेक्स्ट उपबिंदु है इसका राजस्थान का मरुस्थल। पश्चिम में अरावली पर्वतमाला सबसे अधिक प्राचीन है। उत्तर पश्चिम में थार का रेगिस्तान है। जल के अभाव में यहाँ खेती कम होती है। यह प्रदेश राजपूतों की आन बान शान के लिए प्रसिद्ध है। जौहर, सती प्रथा, बलिदान के लिए यह इतिहास में प्रसिद्ध है। जयपुर जिले में नमक की झील सामर में है। तो ये हमारा राजस्थान का मरुस्थल। इसके बाद हम अध्ययन करेंगे 5वां उपबिंदु भौगोलिक क्षेत्र का, वो है समुद्र का तटीय मैदान। दक्षिण पठारी प्रदेश के पूर्व पश्चिम में समुद्र तटीय मैदान है। पश्चिम तटीय भाग को कोंकण मालाबार कहा जाता है। पूर्वी मैदान भाग में को तमिलनाडु और आंध्र उड़ीसा तट कहा जाता है। मुंबई, सूरत, कालीकट, कोचीन, गोवा, मद्रास, विशाखापट्टनम आदि बंदरगाहों के कारण भारत के व्यापारिक संबंध बर्मा, श्याम, जावा, सुमात्रा, अरब, ईरान, फारस की खाड़ी आदि देशों से
बने हुए हैं। हिंदुओं का पवित्रतम तीर्थ स्थल रामेश्वरम भी यहीं पर स्थित है, जहाँ अनेक श्रद्धालु प्रतिवर्ष दर्शन के लिए आते हैं। भारत में उष्ण, शीतोष्ण और शीत तीनों प्रकार की जलवायु पाई जाती है। कहीं पर अधिक वर्षा है तो कुछ प्रदेश सूखे पड़े रहते हैं। इसके बाद भौगोलिक विशेषता विविधता जो थी, पहला बिंदु, उसके अंतर्गत ये 5 उपबिंदु थे। इसके बाद हम दूसरी विविधता का अध्ययन करेंगे, वो है प्रजातीय विविधता। भारत में अनेक प्रजातियों के लोग निवास करते हैं। घुर्ये ने सांस्कृतिक कार्यों और शारीरिक लक्षण के आधार पर इन प्रजातियों को 5 समूहों में विभाजित किया है: इंडो आर्यन, द्रविड़, पूर्व द्रविड़, मुंडा और मंगोलाइड। बी.एस. गुहा ने भारतीय प्रजातियों को 6 बड़े भागों में विभाजित किया है: निग्रिटो, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, मंगोलाइड, मेडिटेरेनियन, ब्राचीसेफाल और